अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अयाज राना। हम आज आप सोच रहे होंगे कि मार्केट में और बाज़ार में नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आज हम इसलिए यहाँ मौजूद हैं कि हम इस प्रोग्राम को इस तरह डिज़ाइन किया है कि वज़ीर आज़म का कल कराची का दौरा था और उसके अंदर बात सामने आ रही थी कि लोग पुरुमीद थे कि बिज़नेस कम्युनिटी एक बार फिर उनसे मिलेगी, वो उनको मदऊ करेंगे और अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं बिज़नेस कम्युनिटी वज़ीर आज़म को बराह रास्त बताएगी और उनको बताएगी कि इस वक्त मईशत के हवाले से जो आप फैसले कर रहे हैं क्या वो ठीक है या नहीं है। वज़ीर आज़म ख़ुद भी ये बात जानते हैं कि वो जो मईशत के लिए लेने वाले जो उनके फ़ैसले हैं उसमें बिज़नेस कम्युनिटी का साथ होना इंतहाई ज़रूरी है। जहाँ हुकूमत जो है वो शरह सूद की बातें कर रही है कि उसको हम 6% तक लाने के लिए वज़ीर आज़म ने अंदिया दे दिया और वो स्टॉक एक्सचेंज में खड़े होकर उन्होंने बड़े सारे बयानात दे दिए कि हमें माशी ऐसे लोग चाहिए, अपनी टीम चाहिए जो इस मईशत को सही कर सके। क्या हमारी मईशत सही दुरुस्त पे अभी नहीं चढ़ी है? क्या हम लोग स्टॉक एक्सचेंज को ही एक अपना ट्रेडमार्क बना के मईशत के सुधरने की बातें की जा रही हैं? उन तमाम बातों को जानने के लिए और साथ ही जो हमने देखा कराची चैम्बर जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर है, उसके सदर जो है वो भी उनको पता था कि वज़ीर आज़म आ रहे हैं, उनसे मुलाकात शेड्यूल होगी, उनसे मुलाकात करेंगे क्योंकि ये बातें मीडिया पे सामने आनी शुरू हो गई थी कि वज़ीर आज़म जब कराची आएंगे तो बिज़नेस कम्युनिटी से ज़रूर मिलेंगे और ये हमेशा से होता रहा है कि जब वज़ीर आज़म आते हैं, चाहे ये इस वक्त के वज़ीर आज़म हो या इससे कबल हो, वो मिलते ज़रूर थे, चाहे वो एक दिन के लिए आते हो या कुछ घंटों के लिए, ये ज़रूर होता था। लेकिन इस दफ़ा वो सिर्फ मिनिस्टरों और गवर्नर के साथ ही बैठे रहे और मिल के स्टॉक एक्सचेंज के 2-3 जो ब्रोकर्स हों या स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार करने वाले हजरात हों या मशहूर शख्सियत से उनसे मिलके वहाँ से रवाना हो गए। हम अब बात करने के लिए आए हैं जावेद बिलवानी के पास, जो कि कराची चैम्बर के सदर हैं। जावेद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आप बड़े पुरुमीद थे और आपने बड़ी एक लिस्ट तैयार करी हुई थी जो हम देख रहे थे मीडिया पे। आप कह रहे थे कि वज़ीर आज़म से आपने मिलना है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात देने। तो कल क्या हुआ? वज़ीर आज़म आपसे नहीं मिले या आप वज़ीर आज़म से नहीं मिले? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म जो हैं वो टैक्स पेयर के ही खर्चे पे सारी ट्रेवलिंग करते हैं। टैक्स के पैसे से हुकूमत चलती है, मुल्क की भागदौड़ भी टैक्स के पैसों से चलती है। और कराची चैम्बर के 28,000 मेंबर हैं, तो इसका मतलब है 28,000 टैक्स पेयर ने मुझे इलेक्ट किया है, मैं उनका नुमाइंदा हूँ। और पाकिस्तान का 54% यहाँ से एक्सपोर्ट होता है और आपने देखा कि आज जो टैक्स के फिगर चल रहे हैं 46% टैक्स के कराची से कंट्रीब्यूशन, ये वैसे अगर इनडायरेक्ट टैक्स में दें तो 67% है। वज़ीर आज़म ने हमसे कमिटमेंट भी किया था कि हर 3 महीने में हम आपसे मिलेंगे। ठीक है। और कराची चैम्बर या कराची की ताजिर बरादरी के साथ मिलना, इसका मतलब ये कि आधे पाकिस्तान से आप मिल रहे हो। ठीक हो गया। क्योंकि आधे पाकिस्तान का भागदौड़ जो इकोनॉमी का है वो कराची है, और अगर यहाँ के लोग कॉन्फिडेंस में आएंगे तो आधा पाकिस्तान कॉन्फिडेंस में आ गया। अब वजीर आजम जो कराची आ रहे थे, हमें मीडिया के थ्रू पता चला था कि ताजिर बरादरी से मिलेंगे। हमने कोई फ़ोन नहीं आया था, हमें कोई शेड्यूल भी नहीं आया। ठीक है। सिर्फ वो गए स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज के लोगों से मिले और स्टॉक, उसके बाद ये गए SAPT में, वो जो फेसलेस सिलसिला जो सिस्टम जो शुरू हुआ है कस्टम क्लियरेंस का, उधर असेसमेंट अप्रेसमेंट डिपार्टमेंट। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि वज़ीर आज़म के अंदर एक खूबी तो बहुत अच्छी है कि एक्टिव बहुत हैं, भागदौड़ बहुत करते हैं। कोई भी चीज़ आप इनको लेटर लिखो तो उसका जवाब भी वहाँ PM सेक्रेटरीट से फ़ौरन आता है। और ये भी कराची चैम्बर ने ही लिखा था कि हमारी जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा डॉलर की अमाउंट जो है वो डिटेंशन चार्जेस के मद में चले जाती है शिपिंग कंपनीज को, जो डॉलर्स में ले जाते हैं। इस तरह जो भी इंपोर्टर्स हैं, चाहे इंडस्ट्रीज, चाहे ट्रेडर्स, चाहे मशीनरी मंगा रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, चाहे रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, उन सब की कॉस्ट भी बढ़ जाती है क्लियरेंस के मामला में। क्लियरेंस का जो मेन मामला होता है वो अप्रेजमेंट और कस्टम के अफसर में अप्रेजमेंट डिपार्टमेंट करता है। तो उनकी जो
प्रैक्टिस थी कि लोगों को डिले होता था और जिससे डैमेज और सब रिटेंशन। तो हमने जब ये लेटर लिखा था कि रिटेंशन और डैमेजेस ख़त्म करने का कोई रास्ता करें, तो उन्होंने एफबीआर से रुजू किया और एफबीआर को कहा कि ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। और मैं एफबीआर का भी शुक्रिया अदा करूँगा, वज़ीर-ए-आज़म साहब का भी, कि इन्होंने इस पर फ़ौरन काम किया और ये फेसलेस सिस्टम बनाया। और फेसलेस सिस्टम से शुरू में तकलीफ ज़रूर हुई, मगर आज लोग अभी से अप्रिशिएट कर रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर हमारी एंट्री क्लियर हो रही है, मगर 75% को उन्होंने रखा है जो 24 घंटे में हो जाती है। मैं समझता हूँ कि 100% ये एंट्रियाँ जो है एक वक्त आएगा या कुछ दिन के बाद ये 24 घंटे नहीं, जाहिद भाई ये 2 से 3 घंटे में हो जाएंगे। ये सिलसिला तो हमें पता है, ये खबर हम चलाते रहे, हमने ब्रेक भी करी कि फेसलेस सिस्टम आ गया, ये कामयाब भी हो जाएगा। कल उन्होंने उसको टेस्ट पे था, वो उसका इफ्तिताह हो गया। एक चीज़ और, करप्शन भी खत्म। करप्शन बेस्ड असली तो ये है कि मैन टू मैन इंटरेक्शन खत्म हुआ तो करप्शन खत्म हो जाएगा। हमने सेल टैक्स में फास्टर का सिस्टम जी ऐसे ही हो। कस्टम रिबेट में। अब मेरा आपसे सवाल ये था कि वज़ीर आज़म की आमद पे आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात, फिर मैं यहाँ सवाल करूँगा तो ये बात बुरी हो जाती है कि आप आर्मी चीफ आते हैं तो आप लोग वहाँ पे शिकायत करते हैं, तो यहाँ आपकी मेयर और सिंध गवर्नमेंट आपसे नाराज़ हो जाती है। कल वज़ीर आज़म का सुनने में आया है कि आप लोगों से पूछा भी ये गया था कि शायद कि कोई शिकायत नहीं करनी, तो अगर ऐसे मिलना है तो हम मिल लें, वरना शिकायत का कोई ऐसा पलंदा आप नहीं खोलें। बात नहीं हुई हमारी। देखो, शिकायत तो नहीं, हम तो निशानदेही करते हैं, कोई मसले मसाइल होते हैं कि ये मसला है, आप चेक कर लो, हम सही कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। अब एक आदमी अगर सही कह रहा है और निशानदेही कर रहा है कि प्रॉब्लम है, तो इसमें शिकायत की क्या बात है। हम निशानदेही करते हैं सिंध गवर्नमेंट को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी कि साहब ये मसला अगर हल हो जाएगा तो आपको ये फ़ायदा होगा। देखिए, आप मुझे ये बताएं कि टैक्स नेट को ब्रॉडनिंग करेंगे और टैक्स परसेंटेज कम करेंगे और लोगों को, उस टैक्स देने वालों को उसके अगेंस्ट उसकी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, तो वो टैक्स, आप मुझे पता है, आप कहीं खाना खाने जाते हैं और कहीं वो आपका वेटर जो है आपको फटाफट सर्विस देता है, फटाफट खाने को ला देता है, गरम गरम रोटियां देता है, आप उसको टिप देते हैं ना? वो तो नहीं मांगता। सही है, कंपलसरी भी नहीं है। सही है। तो टैक्स देने वालों को भी गवर्नमेंट अगर ये यूटिलिटी की सही सर्विस दे, इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर दे, लॉ एंड ऑर्डर सही कर दे, तो टैक्स फिर तो खुश होगा यार, हमें तो सब चीज़ें मिल रही हैं, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, यहाँ तो सब चीज़ का प्रॉब्लम है। आप मुझे बताएं, अब लोड शेडिंग कर रहे हैं और एक जगह इंक्रीमेंटल पैकेज दे रहे हैं, ये तो ऐसा काम कर रहे हैं कि मैं आपका पाँव बांध दूँ और बोलूँ रेस लगाओ। अबे आपके पाँव ही बांध दिए तो भागेगा कहाँ से आदमी। तो ये लोड शेडिंग कभी होनी चाहिए इंक्रीमेंटल पैकेज में। कैपेसिटी पेमेंट ले रहे हैं, इंक्रीमेंटल पैकेज दे रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं तो रिलीफ दे रहे हैं ना। अब आपको कहीं ज़्यादा बिजली जलाने में वज़ीर आज़म ने पैकेज दे दिया, वो भी आप लोगों को कबूल नहीं। जब लोड शेडिंग है तो हम ज़्यादा बिजली कैसे यूज़ करेंगे? आपके सनती एरिया में लोड शेडिंग है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, यूँ नहीं होता, सिर्फ यूँ नहीं होता। मेरी बात सुनो, जो आप जिस तरह बात कर रहे हो ना, हम सब पूरी चेन है। ठीक है, चेन क्या है? मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ, मेरी फैक्ट्री की लेबर है, बिल्कुल है, वो लेबर आएगी और उसको लोड शेडिंग होगी, पूरी रात सोएगी नहीं, तो मेरी फैक्ट्री में प्रोडक्शन का क्या हाल होगा, मेरे क्वालिटी का क्या हाल होगा। मैं जिसको माल दे रहा हूँ मार्केट में, अगर वो मार्केट के अंदर लोड शेडिंग है तो उधर क्या होगा? उधर सड़कें सही नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सही नहीं है, तो वहाँ क्या होगा? ये मल्टीपल चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यूँ नहीं है कि आपको दे दी भाई तब सब सही हो जाएगा, यूँ नहीं। यही मैं भी कहने वाला था अभी कि स्टॉक एक्सचेंज सही हो गया तो गरीब आदमी बेचारा खुशहाल हो गया, रोटी सस्ती हो गई, आटा सस्ता हो गया, पानी सस्ता हो गया, ट्रांसपोर्ट सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया। ऐसा तो नहीं हुआ। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कितनी कंपनीज हैं आपको मालूम है? और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कितने सेक्टर्स हैं और कितने सेक्टर सही हुए हैं और कितने सेक्टर का बुरा हाल है। तो ये भी तो देखें, जबकि नेपरा ये कह रहा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर बिजली का कंजम्पशन 7-7.5% कम हो गया है। मैं नहीं कह रहा, नेपरा कह रहा है। आप मुझे बताएं, टैक्स बढ़ रहा है, वो भाई टैक्स कैसे बढ़ रहा है? आप टैक्स कैसे बढ़ा रहे हो? लेकिन टैक्स, आप टैक्स बढ़ाने की बात बढ़ा, लेकिन टैक्स का तो कलेक्शन में हर महीने हमारी शॉर्टेज आ रही है। 4-4 हज़ार अरब रुपए करते करते हम कहाँ पहुँचे? मैं जो टैक्स दे रहे हैं वो बेचारे परेशान हैं, जो टैक्स दे रहे हैं
वो परेशान है, क्योंकि टैक्स की परसेंटेज आपके रीजन में सबसे ज़्यादा है। सुपर टैक्स भी आप लगाते हो, टैक्स पेयर को क्रॉस सब्सिडी भी लेते हो, हमसे इंडस्ट्री से क्रॉस सब्सिडी लेते हैं, 110 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी लेते हैं कितने, जो फर्टिलाइजर को देते हैं। फर्टिलाइजर तो शेयर करेगा, उसका प्रॉफिट देख लें आप फर्टिलाइजर कंपनियों का और टेक्सटाइल कंपनियों का। मैं आपको बताऊं, एक कंपनी का मैंने उसकी बैलेंस शीट निकाली, उस कंपनी ने 2023 में 9 अरब रुपए कमाए तकरीबन अप्रोक्सीमेटली। और ब्लू चिप कंपनी जो टॉप 10-12 एक्सपोर्टर्स में, ठीक है, इस दफा उस कंपनी ने 55 करोड़ रुपए कमाए सिर्फ। क्यों? तो भाई आपने 850% गैस के दाम बढ़ा दिए, आपने बिजली के इतने दाम बढ़ा दिए, ऐसे थोड़ी तो होता अब है। तो निकल गए ना, क्या उस निकल फेज से तो निकल आए ना अभी आप। नहीं, उस वक्त अभी- शराय सूद आप 22 पे थे, नहीं, 23 सराय सूद वो का आपको भी वो कम एक वो मामला कम है होते, ना। डॉलर उस वक्त महंगा था, नहीं, नहीं, डॉलर यूं भी नहीं, कम यूं हुआ, नहीं, चीजें देखो, आहिस्ता आहिस्ता जावेद भाई आ रही है ना ट्रैक, देखो, देखिए मैं- ट्रैक लाइन पे तो आ रही हैं राणा चीजें। साहब यूं नहीं, देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको मल्टीविटामिन की गोली दे दूं और रोटी नहीं दूं, आप सही हो जाओगे? या आप लोग है ना, आपको रोटी भी तो चाहिए, देखिए जाहिद भाई, आपको पानी भी तो आप चाहिए। लोगों के माजरत के साथ आप लोगों को कता कलामी माफ करिएगा मेरी, लेकिन आप लोगों को ज्यादा जो है ना चीजें रोने गाने की ज्यादा नजर आ जाने ये नहीं लगती है, हैं। आप एक आप काम लोग कर कभी लें। भी ये चीज जो है ना ये नहीं मैं बोलते कि क्या यार कहता हूं? ये चीजें। मैं क्या कहता हूं, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, इंडिया, इन सबको सामने रख लो, इनको जो सहूलत मिलती है आप वही सहूलत हमें दे दो, हम उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करें, आप हमारी गर्दन काट दो, और अगर हम अच्छा परफॉर्म करें हम आपकी गर्दन काट दें। यार आप क्या बात करते हो, आप कंपैरिजन तो करो किसी चीज़ में। आप लोगों से हम हर दफा एक बात आप पूछते मुझे रहे बताओ, कि एक फैक्ट्रियां महीने- बंद हो रही हैं। एक महीने के अंदर 46 आदमी मर गए सर्दी से। यार अल्लाह का नाम लो, किस शहर में होता है? तो नशे वाले थे ना। तो भाई नशा कहाँ कौन कंट्रोल करेगा? बिजनेस कम्युनिटी कंट्रोल करेगी। गवर्नमेंट का काम है नशा कंट्रोल करना। नशा कैसे बिकता है इस मुल्क में? नशा कैसे बिकता है? मैं आप गवर्नमेंट रोकेगी, बिजनेस कम्युनिटी रोकेगी? अच्छा, आपने अगर वजीर आजम से मिलते हैं तो आप लोगों ने सुना था कि आपको हफ्ते की छुट्टी जो है वो पसंद नहीं आई और आप चाहते हैं कि वर्किंग आवर्स और वर्किंग डेज बढ़ जाए। देखिए, जापान के अंदर जब एटम बम गिरा तो जापान ने कई साल एक दिन भी छुट्टी नहीं की। आज जापान की सब मिसाल देते हैं ना। हमारे पास खाने को नहीं है, हम उन कंट्रियों के पास जाते हैं रीशेड्यूल कराने या रोल ओवर कराने, जो कंट्री हमारे पास आते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हो गए और मुझे लगता है कि हमारा और बुरा हाल होगा। देखो, नेगेटिव ग्रोथ है पाकिस्तान की। अगर पॉजिटिव ग्रोथ होती तो आज दुनिया में, मैं जब छोटा था तो यूके का वीज़ा पाकिस्तान को लेना नहीं पड़ता था, अमेरिका का वीज़ा नहीं लेना पड़ता था। आज आप छोटी छोटी कंट्री का वीज़ा नहीं मिलता, दुबई का वीज़ा नहीं मिलता। दुबई बंद हो गया आपका? ओ भाई मेरी बात सुनो, तो ये क्यों हो रहा है? आपको इतनी अच्छी सहूलतें हैं, मुल्क तरक्की कर रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? मुल्क तो माशाल्लाह आपके हिसाब से, राना साहब जैसे आप बात कर रहे हो कि मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है, मगर ये दूसरी कंट्री वाले हमको वीज़ा देना बंद कर देते हैं। वाह, ऐसा कैसे हो सकता? तो वो वीजा भी तो हमारी हर वो को भीख भाई- मांगनी शुरू कर देते वो ना, भाई वो वो तो लिहाज मुरव्वत भी तो नहीं, खत्म वो हो गया। बिजनेस कम्युनिटी कर रही है, वो टैक्स पेयर कर रहे हैं। तो देखिए वो बात, वो बिजनेस ये गवर्नमेंट का काम है। किसका काम है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज सही हो, पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी हो, हर चीज की ग्रोथ दुनिया के हिसाब से होनी चाहिए। बल्कि आप डायनामिक ग्रोथ भी कर सकते हो, जैसे वियतनाम कर रहा है, बांग्लादेश ने जैसे की। आप ऐसे करो तो देखें। आप मुझे बताएं, मैंने अभी आपको छोटी सी मिसाल दी, किसी रेस्टोरेंट में जाएं, अच्छी सर्विस दें तो आप अपने जेब से बगैर मांगे पैसे देते हैं। गवर्नमेंट ऐसा माहौल बना है कि टैक्स पेयर खुशी से टैक्स दे। वो कब देगा? उसके घर पे पानी 24 घंटे फर्स्ट क्लास आता हो, बिजली होती हो, जनरेटर की ज़रूरत ना पड़े, उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतरीन मिले, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन मिले, उसको लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन मिले। ये तो बुनियादी ज़रूरतें हैं यार, बुनियादी ज़रूरतें नहीं है हमारे। चले, जावेद भाई हमारे साथ ही हैं, इनसे और बात करते हैं। अभी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद 2-3 सवाल हैं, ज़रा उनसे बाद फिर वाइंड अप करेंगे और फिर एक और इंडस्ट्री में जाके ज़रा पूछेंगे कि क्या हुआ, इंडस्ट्री किस तरह चल रही है और क्या हालात हैं।
जावेद बिलवानी हमारे साथ हैं, कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं। बिलवानी साहब, आपके अलावा और कौन, आपने वैसे लिस्ट ऐसी क्या तैयार करी हुई थी? मैं आपसे बार बार ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि वजीर आजम से अगर आपकी, मैं अब तो चले गए ना, आप मिलते तो आपने क्या प्रायोरिटी पे रखा हुआ था, क्या सवाल करने थे, क्या उनको बताना था, किसकी शिकायत लगाने के लिए आप ऐसे तैयार थे कि आप परेशान हो गए बिजनेस कम्युनिटी? क्या शिकायत लगानी थी जो काम आप मिलते रहे और वो अब तक ना हो सके? अब तो 18वीं तरमीम में सिंध गवर्नमेंट से मिले ना, उनसे तकलीफ अपनी आप लोग बताएं। आप वफाकी हुकूमत से क्या मांगे? सिर्फ एक फेडरल टैक्स से, इसके अलावा वही हो सकती है चीज़ उनसे। देखिए, हम सिंध गवर्नमेंट से भी हम मिले और मुराद अली शाह साहब को मैंने कहा कि मीटिंग करनी है। इन्होंने 3 दिन के अंदर बोला क्या किस किस को बुलाना है। मैंने बोला फलाने 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 लोगों को बुलाने। इन्होंने इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर को बुला लिया, एक्साइज मिनिस्टर को बुला लिया, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को बुला लिया, हेल्थ मिनिस्टर नहीं, हेल्थ सेक्रेटरी थी, और पावर एंड यूटिलिटी का मिनिस्टर मुल्क से बाहर थे तो उनके सेक्रेटरी थे, और सबके दूसरों के सेक्रेटरी थे। लॉ एंड ऑर्डर के लिए इंटीरियर मिनिस्टर को बुला लिया, हमसे मीटिंग की, 3 घंटे मीटिंग की। मैंने सब चीज़ें हाईलाइट की, सब चीज़ें मैंने कहा कि मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे बोलो गलत कह रहे हैं। इनको एविडेंस दिए, सब चीज़ें बताई। इन्होंने बोला आप 100% बात सही कर रहे हो, बोला हम इस पर काम करेंगे। मैंने बोला इस पे आप काम करोगे, आपकी इज्जत बढ़ेगी और लोग दुआएं देंगे और लोगों को सहूलत होगी। उन्होंने उस पर एक्शन भी लिया। उन्होंने सबको लेटर्स लिखे कि भाई इनके साथ मीटिंग करो, इनके साथ जाओ, ये सब डिसाइड हुआ, मगर आगे काम नहीं बढ़ा। आगे जिन्होंने हमारे साथ जाना था, करना था, और जो चीज़ें थी वो नहीं हुई। तो उसकी शिकायत वजीर आजम से करेंगे? सुनो, आप बोले सिंध गवर्नमेंट की बात, हम सिंध गवर्नमेंट का बता देंगे। सिंध गवर्नमेंट से वजीर आजम से हमने बात ये करनी थी कि 850-900% गैस के दाम बढ़ा दिए और 110 अरब की हम क्रॉस सब्सिडी दे रहे हैं इंडस्ट्री वाले। हमने इनको कहना था कि जिनको क्रॉस सब्सिडी दे रहे हैं उनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप यूनिफॉर्म टैरिफ कर दें। यूनिफॉर्म टैरिफ कर देंगे तो किसी के ऊपर लोड भी नहीं आएगा और रीजनल कम्पिटिटिव कंट्रीज के बराबर दाम हो जाएंगे और आपका सर्कुलर डेब्ट्स खत्म हो जाएगा। हम आपको एविडेंस देते हैं कि हमारे जो एक्सपोर्ट यूनिट जो हैं टेक्सटाइल के, उन्होंने प्रॉफिट उनका क्या हाल हुआ है। देखिए, प्रॉफिट होता है तो आप बीएमआर करते हो। देखिए, और इस तरह जिनको आप वाहिद वो आदमी हैं जो ग्राउंड रियलिटी जानते हैं। आप कारोबार खुद कर रहे हैं, फैक्ट्री चलाते रहे, आज से नहीं चला रहे, आप अरसे दराज से चलाते आ रहे हैं। अब आपको भी पता है कि गैस हमने लेनी है, खरीदनी है बाहर से। आप लोगों को कितनी सब्सिडी, आरएलएनजी ला रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि प्राइस बढ़ गए। अगर प्राइस तो भाई दुनिया के कॉम्पिटिटिव आप मतलब खरीदने जाएंगे तो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रहे हैं ना यार। फिर आप वही बात कर रहे हैं। आपको किसी पे रहम आता है तो आपको अपने जेब से पैसे निकाल के उसको देने चाहिए, यानी किसी और की जेब से पैसे हैं हमारे पास देने। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, किसकी और की जेब से निकाल के देना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि आईएमएफ के साथ हो के आप लोग ये वाली बातें कर सकते हैं? मेरा सवाल ये कि एक बेगर आया आपके पास, बोला राणा साहब अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो, आपको रहम आ गया, आपने बोला जावेद भाई अपने जेब से निकालो मुझे देने। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आपको रहम आए तो आप अपने जेब से देंगे। देखिए, मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूं कि जो सेक्टर कमा रहा है उसको सब्सिडी क्यों दे रहे हो? आप कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस दो। आप हम कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं कहते, हम बोलते कॉस्ट टू कॉस्ट के बाद आपके जितने खर्चे हैं वो सब लगा के उसके बाद एक नॉमिनल प्रॉफिट लेके हमें गैस प्राइस। अच्छा जावेद भाई, ये हमें गैस प्राइस क्या दे रहे हैं कि फर्टिलाइजर को सब्सिडी देनी है आप दो, अब डोमेस्टिक को सब्सिडी। ये यहाँ रुक जाए ना, मैं आपसे फिर सवाल करता रहूं ना साथ ही। आप टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट और आज आपकी ज़राअत की एक्सपोर्ट कहाँ पहुंची? किसने ज्यादा जल्दी ग्रोथ कर दिया? आप तो अभी जब आप गैस के ऊपर आ जाएंगे उसके बाद मैं इसका जवाब देता हूं ना। आपके पैटर्न इन चीफ ने हमें बताया है आपको मैं कि हम 10 बिलियन के ऊपर जाने वाले हैं, 7 से 8 बिलियन की ज़राअत की हमारी एक्सपोर्ट। उन्होंने अपने हिसाब से सही बात की है, मैं अपने हिसाब से बात करता हूं। तो फर्टिलाइजर को गैस दे रहे हैं तो उसका फायदा हमें यूं मिल गया ना। इस मद में तो 14 मिलियन कॉटन की बेल हमने टच की है, 14.5 मिलियन का। इंडिया से ज्यादा क्रॉप हमारी होती थी, आज इंडिया हमसे ट्रिपल क्रॉप कर रहा है और 1 मिलियन बेल को हम $1 बिलियन गिनते थे। आज हमारी 5-5.5 मिलियन बेल है। हमारा ज़राअत का जो सिस्टम है वो जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है।
मगर कोई गवर्नमेंट की रेगुलेशन नहीं है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। गवर्नमेंट अगर अपने जबानी कह दे कि ये चीज देखो, अगर कंट्रोल में हो ना गवर्नमेंट के, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पहले से लिख के दे दे कि इतनी गंदम होगी, इतना चावल होगा, इतना ये होगा, इतनी दाल होगी, इतनी रुई होगी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को पता नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, सारे फिगर ऐसे ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग जो है वो फिगर जो है इंटरनेशनल वहां से उठाते हैं पाकिस्तान के। हमारा सब सिस्टम बना हुआ है, उसमें नाअहल लोग हैं। अगर एग्रीकल्चर हमारा सही हो जाए, जो SIFC बात कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, मगर SIFC को पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये ज़राअत सेक्टर जो है इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला हल कर सकता है, और हमारे को फूड सिक्योरिटी का मसला और कई मसले हल हो जाएंगे। ये करना चाहिए, क्योंकि हमारी इतनी सारी लैंड जो है ज़रख़ीज़ ज़मीन ज़ाया हो रही है। और फर्टिलाइज़र देखो, मैं आपको एक और बात बताऊं, दुनिया के अंदर जो है GM सीड्स की प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते। क्या पसंद करते हैं? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के दाम ज़्यादा होते हैं और GM सीड्स की जो प्रोडक्ट होते हैं उसके दाम कम होते हैं। क्यों होते हैं? दुनिया पागल है। और वो लोग तो अब ऑर्गेनिक तो लाइफस्टाइल में आ गई ना, बड़े लोगों के चोचले में आ गए, कहने लगे कैंसर हो जाता है भाई, प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, इसलिए नहीं करते। तो गरीब आदमी ने तो 40 रुपए किलो आलू चाहिए ना उसको। भाई मेरी बात सुनो, आप हमारे मुल्क में पहले एक जमाने में हम कहते थे कि यार गरीब आदमी दाल खाएगा। अब दाल सस्ती है कि मुर्गी सस्ती है? दाल तो मूंग की दाल 500 रुपए। मेरी बात सुनो राणा साहब, ये सारा दुनिया चेंज हो गई है। हम छोटे थे तो गार्डन में जाके स्टडी करते थे, वहां बल्ब जलता था 150 वाट का। आज आप देखें तो 10 वाट का बल्ब उतनी ही रोशनी देते हैं, उतने ही लक्स हैं उसके। दुनिया चेंज हो गई है। देखो अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां शुरू हो गई ना, इलेक्ट्रिक कार। अब मुझे वक्त अच्छा जावेद भाई, एक बात बस, प्रोग्राम मुझे आपके पास है, यहाँ से निकलना है, मुझे आप ये बताइए कि वजीर आज़म से मिलते तो क्या पॉइंटर्स है, वो क्यों नहीं दे रहे आप मुझे? मैं मिलने उस बात पे आया हूँ, आप मुझे पूरा पाकिस्तान की इंडस्ट्री घुमा के जरा अपनी ये मिलते। हाँ, तो हम इनसे बात करते कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकती है, उसकी सबूत देते उनको। हम अभी तक आप उनको सबूत ही दे रहे हैं, इतना टाइम होने के बाद भी आप अभी तक सबूत फराहम करने पड़ेंगे। मेरी बात सुनो, आपके मुल्क के अंदर देखो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री खत्म हो गई। बिल्कुल सही है। बच्चे पैदा नहीं होंगे तो पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। दुनिया में हमने अपनी आंखों से देखा है, वो लोग दूसरे मुल्कों के नौजवानों को बुला रहे हैं और नेशनलिटियां दे रहे हैं। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री ये बच्चे हैं इंडस्ट्रीज के, स्मॉल और मीडियम ट्रेडर्स ये ट्रेडर्स के बच्चे हैं। ठीक हो गया। न्यू कमर्स ये इकोनॉमी के बच्चे हैं। ठीक है, ये सब खत्म हो गए इस मुल्क से। ब्रेन ड्रेन हो रहा है। क्यों हो रहा है? मीडिया बता रहा है, मैं तो नहीं बता रहा, मेरा तो काम नहीं है। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री खत्म हो गई, नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज। परिंदे साइबेरियन बर्ड्स यहाँ पाकिस्तान आते हैं। क्यों आते हैं? जब एनवायरनमेंट वहाँ का खराब होता है, यहाँ से होता है, यहाँ अपनी जान बचाने के लिए आते हैं। इस तरह हमारे जो हैं बच्चे, जो ब्रेन ड्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने मुस्तकबिल को देख रहे हैं, इसलिए बाहर भाग रहे हैं, क्योंकि इनको अपने माँ बाप के साथ भी नहीं रहना। बोले हमारा मुस्तकबिल यहाँ डाल के माँ बाप को बोलते हमको जाने दो, और माँ बाप को बोलते हम सेट हो जाएंगे, आपको ही बुला लेंगे। तो आप मुझे ये बताओ, जब मुल्क का एनवायरनमेंट सही होगा तो जो लोग बाहर गए हैं वो यहाँ आएंगे, तो आप समझ लो ऑटोमेटिक सब चीजें सही हो रही है। आपको लग रहा है मईशत हमारी सही ट्रैक पे है या नहीं? देखें, ये अभी इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम करने की जो बात की, बिल्कुल सही की है, ये करना भी पड़ेगा, इसके अलावा हल ही नहीं है। 6% का इन्होंने बोला है, हम तो 7% तक का कहते थे, 6% तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पावर के रेट कम करने पड़ेंगे, ये भी इन्होंने बात की। गैस के रेट कम करने पड़ेंगे, ये भी इन्होंने बात की है। SIFC ने भी हमसे कहा है। पानी के रेट भी कम करने पड़ेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सस्ता करना पड़ेगा। ठीक हो गया। और गरीबों के लिए रोटी और आटा ये भी रेट कम करने पड़ेंगे। देखो जब मामला चलेगा, पूरी चेन है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ जावेद बिलवानी जो कि वज़ीर आज़म से मिलते तो वो SMEs की बात करते, वो बिजली और गैस के रेट पे बात करते, वो
आम आदमी गरीब के लिए रोटी चीनी आटा उसको सस्ती करने की बात करते हैं वो, लेकिन मुलाकात करते पे रह गई। अब शायद नेक्स्ट वजीर आजम इनको इस्लामाबाद बुलवा लें तो आप वहां पे चले जाएं तो शायद ये वाली बातें वहां हो जाएंगी। ऐसे ही अब जावेद नहीं, मैं तो उनसे कहूंगा कि यहाँ से अगर 40 आदमी 30 आदमी को आप बुलाओ तो एक बेहतर है खुद आ जाए, एक आदमी को। चलें जी, अब बिजनेस कम्युनिटी इंतजार कर रही है वजीर आजम आए, इनसे मिलें और ये तमाम जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उनके सामने रखेंगे। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, किसी नई शख्सियत से बात करेंगे और फिर मार्केट का भी सोचते हैं, देखते हैं कि क्या हालात हैं, कि वजीर आजम के दौरे को कैसा देख रहे हैं। इस वक्त हम साइट एसोसिएशन में मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त प्रेसिडेंट साइट मौजूद हैं अहमद अजीम अलवी साहब। उन्हीं से आप जान लेते हैं कल का वजीर आजम का विजिट जो कि ताजिर बरादरी पुर उम्मीद थी कि मिलेगी, क्या उनको बुलाया नहीं गया या ये खुद से नहीं गए? यकीनन बुलाते तो जाते ज़रूर, लेकिन बहुत सारे अब सवालात हैं क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त खबरें यही गर्म थी कि वजीर आजम कराची आ रहे हैं और ये दौरा जो है बिजनेस कम्युनिटी से मिलना है। स्टॉक एक्सचेंज तो चले गए, वहाँ के लोगों से मिले जैसे हमने आपको बताया, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी इंतज़ार करती रह गई या उनको मदऊ ही नहीं किया। अहमद भाई से हम जान लेते हैं। अहमद भाई शुक्रिया तो आपने हमें वक्त दिया। क्या हुआ कल वज़ीर आज़म आए और आप लोग क्या इंतज़ार करते रह गए या आप लोग खुद से नहीं मिले उनसे? नहीं, ऐसी बात नहीं कि हम खुद से नहीं मिले। याज जनाब शहबाज शरीफ साहब इधर आए ज़रूर थे और हम लोग चाह भी यही रहे थे कि हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाएँ, लेकिन उनकी कुछ इस्लामाबाद में इस टाइप की मसरूफियात थी कि वो भी चाहने के बावजूद और हम भी चाहने के बावजूद मिल नहीं सके। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म जल्द कराची वापस आएंगे और यहाँ की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उससे ख़िताब भी करेंगे, उसके मसाइल भी सुनेंगे और हम आपके तवस्सुत से मैं उनको दावत देता हूँ कि साइट एसोसिएशन भी आएँ और यहाँ आके जो बिज़नेस कम्युनिटी उससे ख़िताब भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह साइट एसोसिएशन पाकिस्तान का 12% एक्सपोर्ट यहाँ से होता है, तो एक ये बहुत ही तवज्जो तलब इलाका है और आपके सामने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की पोजीशन है। जब इतना डेटेरियोरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तो हम ये चाहेंगे जब वज़ीर आज़म आएँ तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करें और इन सब की बेहतरी के हुक्म सादर करके जाएँ ताकि जो नीचे जो भी अफराद हैं उनके हुक्म पे इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे तामीरी काम करें और ऐसा काम करें कि अगले आने वाले 25-30 सालों तक हमें किसी और से इस इंतज़ार की ज़रूरत ना पड़े। 40% नए अदाद-ओ-शुमार आज के मुताबिक बता रहा हूँ आपको, 40% मुल्क के टैक्स में रेवेन्यू जमा करने में कराची शहर सर फहरिस्त, यानी कि आप अपने मजमूई तौर पे अगर लगाते हैं तो लोग कहते हैं 70% हो जाता है, लेकिन अगर टैक्स कलेक्शन की हम सिर्फ बात कर रहे हैं तो आप लोग 40% इस वक्त मुल्क के अंदर हिस्सा डल रहा है टैक्स का कराची शहर से। और वज़ीर आज़म आते हैं, हमने ये कराची के बिज़नेस कम्युनिटी के साथ सिर्फ ये शहबाज शरीफ साहब की बात हम नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इससे पहले वाले जितने भी वज़ीर आज़म रहे वो आते ज़रूर हैं लेकिन कभी बात करते हैं नहीं करते। ये क्या वजह है? आप लोग अपनी तरफ क्यों नहीं इनको माइल किया? आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर देते हैं क्या वज़ीर आज़म के सामने, या आप लोगों की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो आपसे लोग कतराने लगे हम मिलने से? याज हम अपने लिए कोई डिमांड नहीं करते, मैं या मेरी जो क़यादत है वो कभी ये नहीं कहती कि आप हमें ये दे दें। हम डिमांड करते हैं जिन लोगों के हम नुमाइंदे उनके लिए, कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर मांग रहे हैं तो उस इंडस्ट्रियल एरिया में मांग रहे हैं। आपने बहुत अच्छी फिगर दी 40%, ये 70% होना चाहिए था, 75% होना चाहिए था। जो यहाँ पे कैपेसिटी है, जो यहाँ पे लोगों की एबिलिटी है, उसके लिहाज से कराची तो पूरे पाकिस्तान का बोझ संभाल रहा है, आपको भी मालूम है, हम इससे ज़्यादा बढ़ के संभालने को तैयार हैं। लेकिन हम इक़दामात पे बिलीव करते हैं कि आप आएँ, हमसे मिलें, हम आपसे सच सच बात करेंगे। हो सकता है पसंद आए, हो सकता है पसंद ना आए, लेकिन हम बात करेंगे फॉर जनरल पब्लिक। जो हम मैं जैसे इंडस्ट्री का नुमाइंदा हूँ, मैं इंडस्ट्री की बात करूँगा और मैं सिर्फ साइड इंडस्ट्री की बात नहीं करूँगा, मैं पूरे कराची की इंडस्ट्री की बात करूँगा। तो जब आप आएंगे और आप इंशाअल्लाह ताला जब इक़दामात करेंगे तो आपको उसका हम रिजल्ट आपसे जो प्रॉमिस करेंगे हम वो भी आपको करके देंगे। हम पाकिस्तान को, हम सब सारे अवाम पाकिस्तान को तरक्की करते देखना चाहते हैं और जब ये ऊपर जो लोग अरबाब इक़्तिदार बैठे हुए हैं, जब ये हमसे बात करते हैं तो हम कोई केक पेस्ट्री की बात नहीं करते, हम यहाँ
जो इक़दामात हमें चाहिए हम उनकी बात करते हैं। हो सकता है कुछ अवामी को बुरी लगती हो, लेकिन अगर हम ये बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म एक वक्त में कह रहे हैं कि मैं यूटिलिटीज़ कम करूँगा और ओगरा ये कह रही है कि मैं गैस 26% बढ़ाऊँगा, तो हम कैसे इसकी तारीफ़ कर सकते हैं? हम तो ये कहेंगे ना वज़ीर आज़म से कि जी आप एक तरफ वादे कर रहे हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी, बिज़नेस बढ़ाना है, बिज़नेस के हमने अच्छे मौके देने कौम को, और दूसरी तरफ आप ओगरा 26% गैस बढ़ाने की बात करी, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती कि वज़ीर आज़म कुछ चाह रहे हों और जो नीचे लोग हैं वो कुछ चाह रहे हों। तो हम ये ज़रूर चाहते हैं कि ऐसी जगहों पे चेक एंड बैलेंस हो। वज़ीर आज़म के जो इक़दामात हैं, जो वो चाहते हैं, उनको उनके नीचे जो भी लोग हैं उसको फॉलो करें। तो अहमद भाई बात देखें फिर वही हो जाएगी कि आप लोगों की तरफ से क्या डिमांड इतनी ज़्यादा होती है, विंटर पैकेज आप लोगों को मिल गया फिर भी आप लोग खुश नहीं हैं, गैस की कीमतों से आप लोग खुश नहीं हैं, जहां हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में गैस कम ज़्यादा होती है तो वो उस प्राइस के ऊपर चले जाते हैं, डॉलर आपका स्टेबल होता हुआ नज़र आ गया, शरह सूद आपको कम करके दे दी। अब आप वज़ीर आज़म से और क्या चाहते हैं, और कितना सब्सिडाइज अब तो नहीं कर सकते ना। IMF के पैकेज में रहने के बाद आप लोग की इतनी डिमांड कैसे पूरी करें वज़ीर आज़म? देखिए, मैं दोबारा एक बार अगर आपको मिसाल देना चाहूँ गैस की, इंडस्ट्री वो है जिससे आप इस वक्त तकरीबन 3,200 रुपये पर MMBTU ले रहे हैं। आप इतने रेट बढ़ा देंगे, इंडस्ट्री तो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। फिर आप किससे रेट लेंगे? फिर आप IMF की शराइत कैसे पूरी करेंगे? आप जाके डोमेस्टिक, क्या आप घरों पे चार्ज करेंगे 4,000 रुपये पर MMBTU? आप नहीं कर सकेंगे। नहीं तो फर्टिलाइजर से दे लेंगे उनको, क्या फर्टिलाइजर सब्सिडाइज दे रहे हैं, वो आपकी ग्रोथ उससे ज़्यादा मिल रही है, आप लोग तो परफॉर्म नहीं कर सके ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी परफॉर्म नहीं कर पाई। एक तरफ आप खुद कह रहे हैं कि 40% रेवेन्यू यहाँ से जा रहा है। मैं जिस इंडस्ट्रियल एरिया में बैठा हूँ, 12% पूरे पाकिस्तान का एक्सपोर्ट ये इंडस्ट्रियल एरिया देख रहा है। हम अगर ये प्रूफ करके दे रहे हैं ना, तो हम मांग रहे हैं। हम इन खाली रोडों के लिए पैसे नहीं मांग रहे। हम ये कह रहे हैं कि जी जब आप हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, जब आप हमें बिजली, गैस और पानी देंगे, तो हम आपको इतनी प्रोडक्शन बढ़ा के दे रहे हैं। यहाँ लोगों के लिए आप ऐसे हालात पैदा करें कि लोग इंडस्ट्री डालें। हमसे ये बात तो होती है कि जी आप यहाँ से मूव कर जाएं, फला जगह चले जाएं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सबको मालूम है। हम ग्राउंड रियलिटी पे बात करते हैं कि जी अगर आज हम धाबे जी चले जाएं, आज हम आगे चले जाएं, तो कौन वहाँ लॉ एंड ऑर्डर हमें करके देगा? आप पहले जो इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर तो सही करके हमें दिखा दें। तो आपकी यही तो सब बातें उनको बुरी लगती हैं, फिर वो आपसे मिलते नहीं है। मैंने आपसे ये तो कहा कि हम कोई पर्सनल ताल्लुकात बनाने के लिए नहीं जाते। हम आज जाते हैं अपने इंडस्ट्रियल जो लोगों के मुश्किलात हैं उनके ऊपर बातें करने जाते हैं। हो सकता है हम कड़वे हों, लेकिन हम सच्चे ज़रूर हैं। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि हम सच बात करते हैं। अभी भी हमारी जितनी मीटिंग्स हुई हैं उसमें हमारी कोशिश यही होती है कि देखिए, अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो एक पाकिस्तान को तरक्की देना चाहता है, अगर उस तक सच्ची बातें नहीं पहुँचेंगी तो फिर किस तक पहुँचेंगी? कौन कैसे सही करेगा? मुझे वज़ीर आज़म साहब की बातों से लगता है कि वो नेक नियति से पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालना चाहते हैं। उनके पास अच्छी टीम है। अभी तक के जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत बेहतर हैं। वो हमसे मिलते भी हैं, मुलाकात करना भी चाहते हैं, लेकिन अगर उनसे मुलाकात के वक्त हम सही और सच्ची बातें ना करें तो फिर ये तो जुर्म हमारा हुआ। हम उनसे सच बात ज़रूर करते हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उनको हम ज़रूर बताते हैं। वज़ीर आज़म सीधा दिखाते हैं आपको स्टॉक एक्सचेंज, वो कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इस तरह बढ़ता हुआ चला गया। अब मेरा यहाँ सवाल ये बनता है कि स्टॉक एक्सचेंज में वही कंपनीज हैं सेक्टर वाइज, टेक्सटाइल के सेक्टर में आप ही की बड़ी कंपनीज मौजूद हैं, वो परफॉर्मेंस बेस्ड काम होता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। मिनटों और सेकंडों में स्टॉक ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं। रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा काउंट किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। परफॉर्मेंस है तो वो आपके स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है। कोई बाहर की, कोई सऊदी की कंपनी नहीं है, आप ही की इंडस्ट्रीज के स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद है, जिसकी वजह से ये वो चल रही है। और आप लोग हमसे बोल रहे हैं कि हम नहीं चल रहे। स्टॉक एक्सचेंज इतना चला गया जहां पे वो कंपनी रजिस्टर्ड है, वहां उसके रिजल्ट कंपनी के आ रहे हैं, वो अच्छे आ रहे हैं, वो अपने अदादोशुमार, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अच्छी दे रहे हैं। आप मुझे कह रहे हैं कि कुछ नहीं चल पा रहा। एक हर मुल्क की ग्रोथ में एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर, जिसको LSM कहा जाता है, उसका एक हिस्सा होता है, ठीक है ना। और एक हिस्सा होता है मीडियम, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का। उस स्टॉक एक्सचेंज में वो भी, हम आज बात करते हैं वैल्यू एडेड की, उस स्टॉक एक्सचेंज में वो भी कंपनी लिस्टेड हैं जो कि रुई भी भेजती हैं, वो भी लिस्टेड हैं। ज़्यादातर वो लिस्टेड हैं जिसको हम स्पिनिंग कहते हैं, जो यहाँ से धागा एक्सपोर्ट करती हैं। इस 24 करोड़ आबादी वाले मुल्क को नौकरियों की ज़रूरत है। यहाँ की को आप सोचें तो इस स्ट्रेंथ को हमने कहीं तो लगाना है। हम ये नहीं कहते हमें आप कोई चीज़ ज़्यादा दें, हम आपसे कोई सब्सिडी नहीं मांगते, हम इंसेंटिव्स मांगते हैं
कि जी ठीक है, आप मुझे बताएं ना, अगर आपका कोई अच्छा कस्टमर है, आप उसको इंसेंटिव देते हैं ना, आप उसके लिए रेट्स कम करते हैं। हम भी ये कहते हैं जी, अगर हम आपके गुड पे मास्टर हैं तो आप हमें इंसेंटिव्स दे दें, आप हमारे कोई ऐसा हमारे साथ बैठ के सिस्टम बना लें कि हम बिजली और गैस के रेटों में हमें कुछ कम पड़ जाए। अच्छा अहमद भाई, अब तो वज़ीर आज़म आए नहीं मिले, अब क्या करेंगे नेक्स्ट? वो आप लोग वहाँ चले जाएंगे सारे मिलके या फिर कुछ अपील करेंगे वज़ीर आज़म? नहीं, अपील नहीं, इनसे तो हम गुजारिश कह लें उर्दू में या इंग्लिश में आप अपील कर लें। देखिए, इनसे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी केमिस्ट्री वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, और ये ख़ुद भी बिज़नेसमैन है, बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमें इनकी नेक नियति पे कोई शुबा नहीं है। हमें बिल्कुल यकीन है कि ये खुलूस नीयत से पाकिस्तान को तरक्की करते देखना चाहते हैं। मेरी आपके तवज्जुह से गुजारिश होगी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि वो अगले हफ़्ते 15 दिन में कराची का दोबारा दौरा करें, और मैं उनको दावत दूंगा साइट एसोसिएशन आने की, वो यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके तरक्याती कामों का इफ्तिताह करें, जिसको कोई ऐसी वो बॉडी बनाएं जो कि उसको लुक आफ्टर करती रहे, और 1 साल में यहाँ का बिल्कुल हुलिया चेंज कर दें। और आपके तवज्जुह से मैं उनसे वादा करता हूँ कि अगर आज साइट एसोसिएशन पाकिस्तान का 12% एक्सपोर्ट कर रही है, तो जब यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हो जाएगा, या कह लें इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, तो इंशाल्लाह हम उसको 20% प्लस लेके जाएंगे। ठीक हो गया जी। अहमद अज़ीम अलवी साहब जो कि साइट के प्रेसिडेंट हैं, वो भी कह रहे हैं वज़ीर आज़म से कि उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप साइट आएँ, जो कि एक बहुत बड़ा साइट एरिया जिसको हम कहते हैं, साइट एरिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो तकरीबन 6000 से ज़ायद यहाँ पर इंडस्ट्री लगी है, जो पाकिस्तान की एक बड़ी इंडस्ट्री एरिया के अंदर इसका शुमार भी होता है। तो अहमद साहब का गुजारिश है कि आप वज़ीर आज़म यहाँ ख़ुद आएँ, यहाँ मुलाकात करें, लोगों से खिताब करें, इंडस्ट्री से जो 12% का इनका शेयर है इस वक्त मुल्क की इकनॉमी में, वो चाहते हैं कि जब अगर इनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, जो इनकी ज़रूरियात पूरी कर दी जाती है हुकूमत की जानिब से, तो उसको 20% तक ले जाने का वादा भी कर रहे हैं। अब वज़ीर आज़म के ऊपर अब ये है बाहर के वो आते हैं, इनसे मुलाकात, कराची की बिज़नेस कम्युनिटी से दोबारा अब उनकी मुलाकात तय है या नहीं है, ये अब देखा जाएगा कि वज़ीर आज़म कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं कराची शहर की बिज़नेस कम्युनिटी को, ये भी वक्त के साथ पता चल जाएगा। और ख़ास विज़िट रखें और तमाम जो यहाँ पे सनती इलाके हैं उनका विज़िट करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके साथ मसाइल, वो किस से दो चार हैं और वो किस तरह अपना किरदार अदा कर रहे हैं अपनी मईशत के अंदर। क्योंकि आज के जो अदाद शुमार हैं, कराची वो शहर है जो इस वक्त 46% अपना टैक्स अदा कर रहा है मुल्क की मईशत चलाने के लिए। ये नए अदाद शुमार अभी सामने आए, तो उसको देखते हुए वज़ीर आज़म से इन लोगों की अपील है कि वो कराची आएँ और यकीनन हमसे मिलें और हमारे मसाइल बैठ के सुने। ये था आज का न्यूज़ नाइट से हमारा प्रोग्राम, और इस वक्त हम इजाज़त चाहेंगे आपसे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट अयाज राना को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।